नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल लोही, रीवा, मध्य प्रदेश से आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय की। इस वीडियो सत्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इस अध्याय को हम पिछले महीनों में वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे, यानी पुनराभ्यास करेंगे, और इस वीडियो सत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 20 नंबर के प्रश्न होते हैं और यह बहुविकल्पीय, खाली स्थान, सही जोड़ी, सही गलत या एक शब्दों में उत्तर दीजिए, कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और हमें सही उत्तर इसका इन्हीं चारों में से छांटकर लिखना होता है। तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: जीवाणु, अमीबा, विषाणु और शुक्राणु। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा विषाणु, यानी कि वायरस। बच्चों, विषाणु जो होते हैं सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी कहे जाते हैं। जब तक ये किसी जीवित कोशिका के शरीर में रहते हैं तब तक वह सजीव रहते हैं, किंतु जैसे ही ये जीवित कोशिका से बाहर आते हैं तो सामान्य वातावरण में यह निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं और उस समय पे इसे क्रिस्टल के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं: डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एवं प्रोटीन तथा आरएनए से। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डीएनए एवं प्रोटीन से। इन दोनों से मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण होता है। अगला एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से या इनमें से किसका संबंध अंतःद्रव्यी जालिका से नहीं है। ठीक है, अंतःद्रव्यी जालिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन चारों में से किस कथन का संबंध अंतःद्रव्यी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करती है। ऑप्शन बी है, यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाती है। ऑप्शन सी है, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। और ऑप्शन डी है, यह कोशिका भी कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकती है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है, यानी कि ऊर्जा उत्पादन का संबंध अंतःद्रव्यी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन, जिसे प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं, को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला विकल्प है, अल्प परासरी माध्यम में प्रद्रव्य झिल्ली का टूटना या लयन। ऑप्शन बी है, अल्प परासरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। तीसरा ऑप्शन है, केंद्रक द्रव्य का सिकुड़ना। और चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्प परासरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। बच्चों, कोशिका द्रव्य को प्लाज्मा भी कहते हैं, तो प्लाज्मा का सिकुड़ने को लिसिस कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव्य कुंचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण पाया जाता है? 4 अंगक दिए हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानी, लाइसोसोम और लवक। इन चारों में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजधानी, जिसके चारों तरफ सिंगल झिल्ली का यानी सिंगल लेयर मेम्ब्रेन का आवरण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का वह अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल होता है? अंतःद्रव्य जालिका, राइबोसोम, लवक या गाल्जी उपकरण? तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गाल्जी उपकरण होता है कोशिकांग जो कि सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, संग्रहण, कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना, अपशिष्ट उत्सर्जन तथा गमन। ये 4 कार्य दिए हुए हैं, इनमें से किसका संबंध राजधानी यानी कि वैक्यूल से नहीं है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है गमन। ये तीनों कार्य यानी संग्रहण, कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना तथा अपशिष्ट उत्सर्जन, ये सभी कार्य राजधानी के होते हैं, किंतु गमन का संबंध राजधानी से नहीं होता। अगला प्रश्न है, अमीबा जिस क्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है? बच्चों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, यह सही गलत में भी पूछ सकता है, खाली स्थान में भी, मतलब 1 नंबर से ये प्रश्न इसका बनता है, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, बहिकोशिकता, अंतःकोशिकता, प्रद्रव्यलयन, बहिकोशिकता एवं अंतःकोशिकता दोनों। तो अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो विधि है वह कहलाती है अंतःकोशिकता यानी इंडोसाइटोसिस, इसी को पिनोसाइटोसिस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती? यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, जीवाणु, हाइड्रिला, आम वृक्ष तथा कैक्टस। बच्चों अगर ध्यान दीजिए तो जीवाणु के अलावा हाइड्रिला, आम का वृक्ष और कैक्टस ये तीनों पादप हैं यानी प्लांट स्पीशीज हैं, जबकि जीवाणु एनिमल स्पीशीज में आता है। तो इसका सही उत्तर भी होगा जीवाणु, क्योंकि जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती। बाकी ये सभी प्लांट स्पीशीज हैं, इस कारण इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। अगला प्रश्न है, केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए पाया जाता है कौन सा अंगक हो सकता है? अंतःद्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम? इन चारों विकल्पों में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है? इसके लिए भी 4 विकल्प हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका, हरित लवक तथा गाल्जी उपकरण। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा हरित लवक। क्यों? क्योंकि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण की क्रिया इसी हरित लवक के कारण संपन्न होती है। यह हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पत्तियों की हरे वाले पोर्शन में। तो इन हरी पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यानी भोजन निर्माण की क्रिया होती है, इस कारण इस हरित लवक को कोशिका की रसोई कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भोजन निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग कौन सा है? 4 ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक और लाइसोसोम। इन चारों में से कौन सा अंगक है जो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये उसका लक्षण होता है? तो इसका सही उत्तर है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और लाइसोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। ये तीनों प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? 4 विकल्प हैं, राइबोसोम, गाल्जी उपकरण, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक या केंद्रक। इन चारों में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राइबोसोम, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं
किसके द्वारा? अंतःद्रव्य जालिका से, गाल्जी उपकरण से, केंद्रक से या माइटोकॉन्ड्रिया से? तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गाल्जी उपकरण से। तो गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, सजीव कोशिकाएं निम्न के द्वारा खोजी गई। यहाँ पर 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं। इनमें से किन्होंने सजीव कोशिकाओं की खोज की थी? 4 ऑप्शन हैं, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही उत्तर है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी। तो कुछ ये थे बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए अब बात करते हैं दूसरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, जिसके अंतर्गत आता है सत्य सत्य कथन। पहला प्रश्न है, गाल्जी उपकरण राइबोसोम के बनने में शामिल है, सत्य अथवा असत्य? तो बच्चों यह कथन असत्य है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का उत्पादन होता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वहीं पर कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है। तो यह कथन भी पूरी तरह सत्य है। अगला प्रश्न है, अंतःद्रव्यी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से संबंध होता है। तो यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, पादप में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा पाई जाती है। तो बच्चों यह कथन भी असत्य है। सारे उत्तरों को हम एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बारी आती है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह भी 5 अंकों के प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं। आइए कुछ खाली स्थान वाले प्रश्नों को देख लें। पहला है, कोशिका के अभिगमन चैनल खाली स्थान होता है। कौन सा कोशिकांग है जिसे अभिगमन चैनल कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अंतःद्रव्यी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, कोशिका का पावर हाउस, तो अभी अभी हमने पढ़ा, क्या है? बिल्कुल सही बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा ऑप्शन है, कोशिका की पैकिंग एवं प्रेषित इकाई कौन सा कोशिकांग है? इसका सही उत्तर है गाल्जी उपकरण। फिर आता है कोशिका की पाचन थैली। तो पाचन थैली होती है लाइसोसोम। इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं यानी आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला खाली स्थान है, कोशिका की संग्रह थैली खाली स्थान है। क्या है बच्चों? रसधानी, बिल्कुल सही। अगला है कोशिका का किचन। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, क्या होता है? हरित लवक। अगला खाली स्थान है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष खाली स्थान होता है। क्या होता है बच्चों? केंद्रक। केंद्रक वह कोशिकांग है जो केंद्रक कोशिका की समस्त क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में ही गुणसूत्र खाली स्थान के बने होते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा डीएनए। अगर यहाँ पर 2 खाली स्थान दिए हुए हैं तो डीएनए और प्रोटीन दोनों आप लिख सकते हैं। तो दोनों से मिलकर के गुणसूत्रों का निर्माण होता है। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। तो कुछ इस तरह हुए खाली स्थान वाले प्रश्न। अब बात करते हैं, ये सारे उत्तरों को एक साथ हमने लिख दिया है। अब बात करते हैं सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों के लिए हमारे पास 2 कॉलम दिए हुए होते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए का संबंध बी के किस ऑप्शन से है, इसकी हमें जोड़ी बनानी होती है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। कॉलम ए में है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, लाइसोसोम, केंद्रकाभ, खाद्य रसधानी, क्रोमैटिन सामग्री तथा केंद्रिका। और ऑप्शन बी में है अमीबा, केंद्रक, जीवाणु, निराविषीकरण तथा स्वघाती थैली। बच्चों यदि कभी ऐसा हो कि आपको कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप पहले ए ऑप्शन के कोई भी वो ऑप्शन चुन लीजिए, देख लीजिए जो आपको समझ में आ रहे हों। तो जिनके उत्तर पता हो पहले उन्हें जोड़ी बना लें, इसके बाद बचे हुए को मिलान करने का प्रयास कीजिए। आइए हम भी एक बार प्रयास करते हैं। तो पहला ऑप्शन है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। इसका संबंध होता है
निराविषीकरण से। दूसरा कोशिकांग है लाइसोसोम। तो अभी अभी हमने पढ़ा है लाइसोसोम क्या है, सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली या स्वघाती थैली भी कही जाती है। इसी तरह तीसरा ऑप्शन है केंद्रकाभ, इसका संबंध होता है जीवाणु कोशिका से। ऑप्शन डी है खाद्य रसधानी यानी फूड वैक्यूल। तो यह फूड वैक्यूल किस में पाई जाती है, अमीबा में, जिसके द्वारा अमीबा में भोजन ग्रहण करने की विधि यानी पिनोसाइटोसिस संपन्न होती है। अब बचा ऑप्शन क्रोमैटिन सामग्री केंद्रिका, जिसका संबंध केंद्रक से होता है, यानी लास्ट ऑप्शन पांचवा, और इसका संबंध है केंद्रक से। तो इस प्रकार सही जोड़ी कंप्लीट हुई। आप उत्तरों को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब बारी आती है बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आखिरी प्रश्न पर, जो कि 1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। यह भी 5 प्रश्न होते हैं, 5 अंकों के लिए 1 अंक का 1 प्रश्न, और प्रश्न होते हैं 1 शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। आइए कुछ प्रश्नों को अभ्यास देख लें। पहला प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है। बच्चों यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है कोशिका। कोशिका को जीवन की मूलभूत या आधारभूत इकाई कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 2, बिना झिल्ली वाले किसी कोशिका अंगक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है राइबोसोम, जिसमें कि झिल्ली नहीं पाई जाती। फिर प्रश्न नंबर 3 है यदि आपको कुछ सब्जियां पकाने के लिए दी जाती हैं तो साधारणतः आप सब्जियां पकाने के दौरान उनमें नमक मिलाते हैं। नमक के मिलान पर कुछ देर बाद सब्जियों से जल निकलता है। इसमें कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको 1 शब्द में देना है। तो इसका उत्तर होगा बहिःपरासरण, जिसके कारण सब्जियों में उपस्थित पानी नमक के संपर्क में आते ही कोशिका से बाहर आने लगता है। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है अंतःद्रव्यी जालिका, जिसके अंतर्गत लिपिड तथा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अगला प्रश्न है कौन सा कोशिका अंगक कोशिका की अधिकांश गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है केंद्रक, जो कि कोशिका की अधिकांश गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। फिर अगला प्रश्न है कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। यह भी प्रश्न वर्ष 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। यह भी हम प्रश्न पहले देख चुके हैं और इसका सही उत्तर है लाइसोसोम। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। यह भी 1 नंबर के प्रश्न में या कभी कभी 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जाता है। तो अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। इसका उत्तर होगा किसी कोशिका का संगठन नष्ट होने से उसके द्वारा संपादित सभी कार्य रुक जाएंगे, अर्थात कोशिका नष्ट हो जाएगी। बच्चों अब बारी आती है लघुत्तरीय प्रश्नों की, और ये 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं जो अति लघुत्तरीय प्रश्नों के ठीक बाद पूछे जाते हैं। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है प्याज के छिलके की कोशिका से जीवाणु कोशिका कैसे भिन्न होती है। तो इसका उत्तर है प्याज के छिलके की कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जबकि जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है इसे आप पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रश्न को डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका एक दूसरे से किस तरह भिन्न होती हैं। अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर है अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया अंतःकोशिकता या एंडोसाइटोसिस कहलाती है। अब होता क्या है, कैसे भोजन ग्रहण करता है। चूंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसके
इस जीव के शरीर का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। यह अपने शरीर का आकार बदलता रहता है। जैसे ही यह किसी खाद्य पदार्थ को देखता है तो इसके शरीर में पाए जाने वाले स्यूडोपोडिया निकलने लगते हैं और बढ़ करके उस खाद्य पदार्थ को चारों तरफ से घेर करके रिक्तिका का निर्माण करते हैं और उस रिक्तिका को अवशोषित करके उससे भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर लिया जाता है। यही क्रिया अंतःकोशिकता या एंडोसाइटोसिस कहलाती है। और जैसे ही भोजन का पाचन होता है तो रिक्तिका परिधि की ओर आती है और फट जाती है तथा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार अमीबा में भोजन ग्रहण करने की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका के ऐसे 2 अंगकों के नाम बताइए जिनमें अपनी आनुवांशिक सामग्री तथा राइबोसोम विद्यमान होते हैं। तो ऐसे 2 कोशिकांग हैं माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक, जिनमें स्वयं की आनुवांशिक सामग्री तथा राइबोसोम विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को कोशिकाओं का अपमार्जक क्यों कहा जाता है? अभी हमने लाइसोसोम को पढ़ा, आत्मघाती थैली और स्वघाती थैली भी। अब यहाँ पर इसे कोशिका का अपमार्जक भी कहा गया है। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम कोशिका में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है, उन्हें नष्ट करता है, उन्हें भक्षण कर लेता है, इसलिए यह कोशिका का अपमार्जक भी कहा जाता है। बच्चों, अपमार्जक होता है मतलब होता है डिटर्जेंट, यानी सफाई करने वाला। चूंकि यह कोशिका के अंदर की सफाई भी करती है, इसलिए इसे कोशिकाओं का अपमार्जक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में बड़े आकार की रसधानी यानी वैक्यूल क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, पादप कोशिकाओं में बड़े आकार की रसधानियां होती हैं क्योंकि इनमें कोशिका द्रव्य भरा होता है तथा कोशिका के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा तथा विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा प्रोटीन इत्यादि स्थित होते हैं। जैसा कि हम चित्र बनाते समय भी देख रहे थे कि जब पादप कोशिका बनाते हैं तो उसमें बड़ी बड़ी रसधानियां बनाते हैं, तो उनके उपस्थित होने का कारण कुछ यही होता है। अगला प्रश्न है, जब आप लंबे समय तक कपड़े धोते हैं तो आपकी उंगलियों की त्वचा सिकुड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है, अधिक सांद्रण वाला साबुन का घोल अति परासरी होता है, इसलिए परासरण के कारण जल हमारी उंगलियों की कोशिकाओं से बाहर आ जाता है, इसलिए लंबे समय तक कपड़े धोने में उंगलियों की त्वचा सिकुड़ जाती है। ऐसा तो आपने भी अनुभव किया होगा। अगला प्रश्न है, केवल प्राणियों में ही अंतःकोशिकता या एंडोसाइटोसिस क्यों पाई जाती है? तो बच्चों, चूंकि प्राणियों की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यह कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है और चूंकि प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं होती इसलिए इसमें अंतःकोशिकता पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में मोटी कोशिका भित्ति होती है जिसके कारण वह बाहर की कोशिका से अंदर के आदान प्रदान के लिए एक बैरियर का काम करती है, इसलिए इसमें एंडोसाइटोसिस यानी अंतःकोशिकता नहीं पाई जाती, पादपों में केवल प्राणियों में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लवक के 2 कार्य लिखिए। यह प्रश्न भी वर्ष 2019 में पूछा गया है। तो लवक के 2 कार्य कुछ इस प्रकार हैं। लवक, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, जबकि वर्णी लवक पुष्पों को आकर्षक बनाते हैं जिसके कारण पुष्प रंगीन और सुंदर दिखते हैं और कीट उन पर आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न है, परासरण क्या है? इसको परिभाषा के रूप में देना है। 2 नंबर का प्रश्न जब पूछा जाए तो इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? तो परासरण की परिभाषा है बच्चों, इस परिभाषा को आप वीडियो थोड़ी देर के लिए रोककर अपनी कॉपी में भी नोट कर लें। तो परासरण क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का विसरण जिसमें वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा गति होती है, अर्थात वह क्रिया जिसमें जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य माध्यम द्वारा झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर गति करते हैं, परासरण कहलाते हैं। यहाँ पर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली मतलब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस प्रकार परासरण की परिभाषा हुई जिसे आपको नोट करके याद भी करना है। अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर या पावर हाउस है और क्यों? तो अभी हमने पढ़ा है
बिजली घर या पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन एवं संग्रह करता है। इसलिए चूंकि यहाँ पर ऊर्जा संग्रहित होती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर भी कहा जाता है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।